मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने चर और अचर राशियों को समझा। आज हम समझेंगे व्यंजक और समीकरण। क्या होते हैं ये व्यंजक? व्यंजक यानी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या व्यंजक को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। और समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या? इक्वेशन। समीकरण यानी होता है इक्वेशन। समीकरण, इक्वेशन। EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन यानी समीकरण। और व्यंजक को एक्सप्रेशन। ये तो व्यंजक। क्या? व्यंजक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। तो क्या होते हैं ये व्यंजक? तो देखिए, हम देखते हैं व्यंजक। हमने जो है अंकगणित में संख्याओं के व्यंजक देखे हैं। कैसे? जैसे देखिए, हमने लिखा 2 × 10 धन 3 या 2 × 10 ऋण 6। तो ये जो व्यंजक हैं, ये व्यंजक हमारी किन संख्याओं से बने हैं? देखिए यहाँ पे ये 2, 3, 6 और 10, इन संख्याओं से ये व्यंजक बने हैं। तो इन व्यंजकों को प्राप्त करने के लिए हमने संक्रियाओं का प्रयोग किया है। किसका? संक्रिया। तो क्या होती है संक्रियाएं? संक्रियाएं होती हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये होती हैं हमारी संक्रियाएं। क्या? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये हमारी संक्रियाएं हैं। इनका प्रयोग हमने यहाँ पे व्यंजकों में किया है। जैसे यहाँ देखिए किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ गुणा और यहाँ धन। यहाँ 2 संक्रियाओं का प्रयोग हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ गुणा और यहाँ ये ऋण का चिन्ह है। यहाँ ऋण वाली यानी घटाने वाली संक्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमने ये संख्याओं के व्यंजक देखे। इसी प्रकार से चर राशियों का प्रयोग करके भी व्यंजकों को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने देखा कि ये 3x, ये 4m, x धन 10 या x ऋण 3 इत्यादि। तो ये जो व्यंजक हैं, ये व्यंजक भी हमारी इन संक्रियाओं का प्रयोग करके प्राप्त हुए हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन संक्रियाओं के प्रयोग किया है, तभी ये हमारे व्यंजक हमें मिले हैं। जैसे देखिए, ये 3x है, ये 3x। तो यहाँ देखें कि ये जो चर राशि है, ये चर राशि में 3 का क्या है? गुणा है। इसको हम ऐसा लिखते हैं 3 × x, यानी चर राशि में 3 का गुणा करके ये व्यंजक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से ये चर राशि यहाँ पे m है, इसमें 4 का गुणा करके, यानी जो 4m है, इसको हम ऐसा लिखेंगे 4 × m, यानी चर राशि में 4 का गुणा करके प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से ये देखिए, यहाँ पे x धन 10 है, x धन 10। तो ये जो x धन 10 है, ये कैसे? इस चर राशि में 10 को जोड़ने पर ये व्यंजक प्राप्त हुआ है, x धन 10। यहाँ देखो, जो x ऋण 3 है, x ऋण 3, यहाँ चर राशि x में से 3 को घटाया है। तो x में 3 को घटाने पर ये व्यंजक प्राप्त हुआ है। यानी हमने ये जो व्यंजक हैं, इन संक्रियाओं का प्रयोग करके प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं ये व्यंजक। इन सभी को बोलते हैं व्यंजक। तो ये हमारे हुए संख्याओं के व्यंजक और ये हुए हमारे चर राशियों के व्यंजक। तो जिन संख्याओं के साथ संक्रिया का प्रयोग होता है, इन संक्रियाओं का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं संख्यात्मक व्यंजक। और जिन चरों के साथ संक्रियाओं का प्रयोग होता है, उन्हें कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक और संख्यात्मक व्यंजक। यहाँ संख्यात्मक व्यंजकों की मान सरलता से निकाले जा सकते हैं। कैसे? जैसे हम कहें कि 2 × 10 यानी 20 धन 3 23, इस प्रकार से हम उनको निकाल सकते हैं। लेकिन चर राशियों के व्यंजकों के मान ये निकालना संभव नहीं है। कैसे? जैसे देखिए, देखते हैं हम इन व्यंजकों को। देखिए, ये है संख्याओं का व्यंजक या संख्यात्मक व्यंजक। संख्यात्मक व्यंजक जैसे हमने लिखा
4 गुणे 3, 4 गुणे 3 धन 5, ये हमारा संख्याओं का व्यंजक है। यदि हम इसका मान निकालें कितना हो जाएगा, 4 3 12 धन 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 और 5 17, तो इसका मान कितना निकल आया, 17। इसी प्रकार से यदि हम, तो ये है चरों का व्यंजक, किसका, चरों का व्यंजक, चरों का व्यंजक, ये चरों का व्यंजक। जैसे 4x धन 5, इसमें ये x चर राशि है, तो ये चरों का व्यंजक है। तो अब इस चरों के व्यंजक का मान निकालना संभव नहीं है। कैसे निकालेंगे, हम 4 का x में गुणा है तो 4x होगा, नहीं निकाल सकते। कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक कि हमें इस चर राशि x का मान ना दिया हो। तो जैसे मान लीजिए हमें चर x का मान दिया है कि x बराबर 3, यदि x बराबर 3 है तो इस x की जगह पे हम 4 के गुणांक x में 3 रख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसका मान देखिए, 4 3 12 धन 5, और बराबर क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा 17। तो हम इस चर राशियों के व्यंजक का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें चर राशि का मान ना दिया हो। तो इस प्रकार से ये जो हैं व्यंजक होते हैं, संख्याओं के व्यंजक और ये चरों के व्यंजक। तो आज हमने ये चरों के व्यंजकों को और संख्यात्मक व्यंजकों को सीखा। अगले वीडियो के माध्यम से हम समीकरण यानी इक्वेशन को समझेंगे।